हेलो दोस्तों, आज से हम लोग अरिहंत का जो क्लास नोट्स आया था विज्ञान के नाम पे हैंड रिटन नोट्स था, उसको आज से हम लोग पढ़ेंगे। जिसमें हम लोग फिजिक्स से शुरू कर रहे हैं। आप उसका देख सकते हैं, इसका चार्ट लिस्ट। तो चलिए फिजिक्स से शुरू करते हैं। पहला है चैप्टर का नाम है भौतिक राशियां और मात्रक। पहला चैप्टर है। सबसे पहले भौतिक राशियां। भौतिक राशियां क्या होती है? प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से मापी जाने वाली राशियों को भौतिक राशियां कहते हैं। एक नियत संख्या द्वारा व्युत्पन्न की जाती है, एक नियत संख्या के द्वारा व्युत्पन्न की जाती है भौतिक राशियां को। एग्जाम्पल के द्रव्यमान, लंबाई, बल इत्यादि। दिशा और परिणाम की राशियां। दिशा तथा परिणाम के आधार पर राशियां कितनी होती है? तो दो तरह की होती है, अदिश राशि और सदिश राशि। अदिश राशि। अदिश राशि केवल परिणाम, अदिश राशियों में केवल परिणाम आवश्यक होता है, जैसे दूरी, चाल, द्रव्यमान, कार्य, समय, ऊर्जा, ताप, विद्युत धारा। वही सदिश राशियां परिणाम और दिशा दोनों आवश्यक होती है, जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग। फिर आता है गुणों के आधार पर भौतिक राशियां। मूल राशियां क्या है? अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती है। मूल राशियां जो होती है वो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती है, इनकी स्वयं की एक राशियां होती है। व्युत्पन्न राशियां मूल राशियों पर निर्भर होती है। पूरक राशियां मूल और व्युत्पन्न राशियों के अतिरिक्त राशियां होती है। पूरक जो राशि है, ना तो वो मूल राशि है ना ही वो व्युत्पन्न राशि, इसके अतिरिक्त ये होती है पूरक राशियां। मूल राशियां बिल्कुल स्वतंत्र होती है। व्युत्पन्न राशियां मूल राशियों की सहायता से उत्पन्न होती है, जबकि पूरक राशियां अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती हैं। अब आता है मात्रक। मात्रक क्या है? भौतिक राशि को सर्वप्रथम सामान्य संदर्भ मात्रक मानक या निश्चित परिणाम होता है। मात्रक क्या है? भौतिक राशि का सामान्य संदर्भ मानक या निश्चित परिणाम होता है। मात्रक के प्रकार, एक होता है मूल मात्रक, एक होता है व्युत्पन्न मात्रक, एक होता है पूरक मात्रक। मूल मात्रक क्या है? मूल राशियों का मात्रक। मूल मात्रक क्या है? तो मूल राशियों का मात्रक एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। ये जो मूल राशि मूल मात्रक होती है वो एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र होती है और मूल राशियों का ये मात्रक है। जबकि व्युत्पन्न मात्रक व्युत्पन्न राशियों का मात्रक है और मूल राशियों पर निर्भर होती है। व्युत्पन्न राशियों का मात्रक है व्युत्पन्न राशि मात्रक, और ये मूल मात्रकों पर निर्भर होती है व्युत्पन्न मात्रक। फिर आता है पूरक मात्रक। मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक के अतिरिक्त दो मात्रक होते हैं। पूरक मात्रक है, ना तो वो मूल मात्रक है ना ही वो व्युत्पन्न मात्रक है, के अतिरिक्त मूल दो मात्रक होते हैं। अन्य मात्रकों पर ये निर्भर नहीं होते हैं, वे पूरक मात्रक। फिर आता है मात्रक की पद्धतियाँ। मात्रक की चार पद्धतियाँ होती है। सबसे पहला है FPS पद्धति। इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। भारत में इसका विकास 1826 में हुआ था। FPS पद्धति का भारत में विकास कब हुआ था? 1826 में हुआ था। उदाहरण के लिए लंबाई का फुट, द्रव्यमान का पाउंड, समय का सेकंड। एक पाउंड बराबर 473 ग्राम होता है। 473 का 453 ग्राम। एक पाउंड बराबर 453 ग्राम। एक पाउंड बराबर 453 ग्राम। FPS में क्या क्या पड़े? ये ब्रिटिश पद्धति है। भारत में विकास 1826 में हुआ। उदाहरण के लिए लंबाई में फुट, द्रव्यमान का पाउंड, समय का सेकंड। एक पाउंड बराबर 453, 53 पाउंड। फिर आता है CGS मात्रक। ये फ्रेंच या मैट्रिक पद्धति होती है। CGS मात्रक क्या है? ये फ्रेंच या मैट्रिक पद्धति है। भारत में लागू हुआ 1956 में। भारत में कब लागू हुआ था? तो 1956 में। उदाहरण में लंबाई को सेंटीमीटर, ग्राम को द्रव्यमान, समय को सेकंड कहते हैं। फिर आता है MKS पद्धति। ये भी फ्रांस में इसका विकास हुआ। CGS पद्धति फ्रेंच या मैट्रिक पद्धति, जबकि MKS पद्धति फ्रांस में इसका विकास हुआ था। उदाहरण के लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में कहते हैं। और सबसे अंतिम SI पद्धति। वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित इसका विकास 1960 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय मापतौल अधिवेशन पेरिस में 7 मूल मात्रक तथा 2 पूरक मात्रक में सम्मिलित हुआ। SI पद्धति क्या है? वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित है। इसका विकास 1960 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय मापतौल अधिवेशन पेरिस फ्रांस में हुआ। इसमें 7 मूल मात्रक तथा 2 पूरक मात्रक इसमें सम्मिलित थे। आइए सबसे पहले आप 7 को मूल राशि या मूल मात्रक पढ़ते हैं। लंबाई को मीटर में, जिसको M कहते हैं। द्रव्यमान को किलोग्राम में, जिसे kg कहते हैं। समय को सेकंड में, जिसे S कहते हैं। तापमान को केल्विन में, जिसे K कहते हैं। विद्युत धारा को एम्पियर में, जिसे A कहते हैं। ज्योति तीव्रता को कैंडला में, जिसे CD कहते हैं। और पदार्थ का परिणाम, जिसे मोल कहते हैं, MOL मोल। फिर होता है 2 को पूरक मात्रक है। समतल कोण का रेडियन, RAD। फिर होता है एक घन कोण का स्टेडियन, जिसे SR कहते हैं। समतल कोण का रेडियन, RAD। घन कोण का स्टेडियन, SR कहते हैं। महत्वपूर्ण प्रयोगात्मक मात्रक। एक प्रकाश वर्ष महत्वपूर्ण प्रयोगात्मक मात्रक पढ़ते हैं।
एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10 का पावर 15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 गुने 10 का पावर 15 मीटर। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी है ये 9.46 गुने 10 का पावर 15 मीटर। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष या 3.08 गुने 10 का पावर 16 मीटर। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष या 3.08 गुने 10 का पावर 16 मीटर। एक एएमयू बराबर क्या होता है? एक एएमयू बराबर होता है 1.66 गुने 10 का पावर -27 kg। एक बैरल बराबर कितना होता है? 158.98 लीटर होता है एक बैरल बराबर। एक स्लग बराबर कितना होता है? 14.59 kg होता है। एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है? 10 का पावर-10 मीटर होता है। एक खगोलीय मात्रक बराबर 1.496 गुने 10 का पावर 11 मीटर या 1.5 गुने 10 का पावर 11 मीटर एक खगोलीय मात्रक बराबर होता है। 1.5 गुने 10 का पावर 11 मीटर एक खगोलीय मात्रक है। एक चंद्रशेखर सीमा बराबर होता है 1.4 गुने सूर्य का द्रव्यमान बराबर 2.8 गुने 10 का पावर 30 kg। एक चंद्रशेखर सीमा बराबर क्या होता है? 1.4 गुने सूर्य का द्रव्यमान या 2.8 गुने 10 का पावर 30 kg। एक स्टेबक यूनिट बराबर होता है 10 का पावर-13 सेकंड। एक स्टेबक यूनिट बराबर 10 का पावर-13 सेकंड। व्युत्पन्न राशि और व्युत्पन्न मात्रक क्या क्या होता है? व्युत्पन्न राशि और व्युत्पन्न मात्रक, जैसे कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है जिसे जे भी कहते हैं। कार्य और ऊर्जा को क्या कहते हैं? कार्य और ऊर्जा को जूल जिसे जे कहते हैं। त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जिसे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कहते हैं। दाब का पास्कल होता है जिसे पीए कहते हैं। बल का न्यूटन होता है जिसे एन कहते हैं। शक्ति का वाट होता है जिसे डब्लू कहते हैं। क्षेत्रफल का वर्ग मीटर होता है जिसे मीटर स्क्वायर कहते हैं। आयतन का घन मीटर जिसे मीटर क्यूब कहते हैं। चाल का मीटर प्रति सेकंड होता है जिसे मीटर प्रति सेकंड कहते हैं। कोणीय वेग का क्या होता है? रेडियन बटा सेकंड होता है। कोणीय वेग का रेडियन बटा सेकंड होता है जिसे रेडियन बटा एस कहते हैं। आवृत्ति का हर्ज होता है जिसे एच जेड कहते हैं। फिर आता है संवेग को किलोग्राम कहते हैं। संवेग को किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड कहते हैं, केजी मीटर प्रति सेकंड। आवेग को न्यूटन सेकंड कहते हैं, एनएस न्यूटन सेकंड। पृष्ठीय तनाव को न्यूटन प्रति मीटर कहते हैं तो N/m। विद्युत आवेश को कूलॉम कहते हैं जिसे C हो गया। विभवांतर को वोल्ट कहते हैं जिसे V हो गया। विद्युत प्रतिरोध को ओम कहते हैं जैसे कि ये हो गया ओम। विद्युत धारिता को फैरेड कहते हैं जिसे F हो गया। विद्युत धारिता को फैरेड कहते हैं जिसे F हो गया। चुंबकीय फ्लक्स को वेबर कहता है जैसे WB हो गया। ज्योति फ्लक्स को ल्यूमेन कहते हैं जैसे LM हो गया। प्रदीप्ति घनत्व को लक्स कहते हैं जैसे LX हो गया। अब आ जाइए 10 के विभिन्न घातों के प्रतीक क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हम लोग 10 के घात करें। 10 का पावर 18 एक्सा है। 10 का पावर 15 पेटा है। 10 का पावर 12 टेरा है। 10 का पावर 9 गीगा है। 10 का पावर 6 मेगा है। 10 का पावर 3 किलो है। 10 का पावर 2 हेक्टा है। 10 का पावर 1 डेका है। जैसे कि 10 का पावर 18 को एक्सा को ई लिखते हैं। 10 का पावर 15 को पेटा को पी लिखते हैं। 10 का पावर 12 को टेरा को टी लिखते हैं। 10 का पावर 9 को गीगा को जी लिखते हैं। 10 का पावर 6 मेगा को एम लिखते हैं। 10 का पावर 3 किलो को के लिखते हैं। 10 का पावर 2 हेक्टा को एच लिखते हैं। 10 का पावर 1 डेका को डी ए लिखते हैं। 10 का पावर उसी तरह -18 जिसको एटो कहते हैं एटो। 10 का पावर -15 को फैटो कहते हैं एफ। 10 का पावर -12 को पिको कहते हैं जैसे पी। 10 का पावर -9 को नैनो कहते हैं जैसे एन। 10 का पावर -6 को माइक्रो कहते हैं जैसे यू नहीं है, ये उल्टा है। 10 का पावर -3 को मिली कहते हैं एम। 10 का पावर 2 को सेंटी कहते हैं सी। 10 का पावर 1 को डेसी कहते हैं जैसे डी। विमा तथा विमयी सूत्र क्या होता है? डायमेंशन एंड डिस्क्रिमिनेशन फार्मूला। मूल राशियों के संकेत या मात्रक पे लगाए गए घात के अनुसार MLT द्वारा इस समीकरण को विमेय सूत्र भी कहते हैं। जैसे कि घनत्व का क्या होता है?
घनत्व का होता है m l का पावर -3 t का पावर 0। संवेग का होता है m l t का पावर -1। बल का होता है m l t का पावर -2। दाब का होता है m l का पावर -1 t का पावर -2। शक्ति का बताइए सब यार, इसको ना फॉर्मूला को भी याद करना है। डॉप्सन इकाई, ओजोन परत की मोटाई। डॉप्सन इकाई क्या है? तो ओजोन परत की मोटाई है। डॉप्सन इकाई क्या होता है? ओजोन परत की मोटाई है। ब्रिटिश थर्मल यूनिट हम लोग कहते हैं हीट को, उष्मा को। ब्रिटिश थर्मल यूनिट क्या है? तो उष्मा है जो हीट का है। एक पारसेक बराबर कितना होता है? एक पारसेक एक लाइट ईयर और एक ईओ। क्यूसेक क्यूब जल का बहाव है। क्यूसेक क्यूब क्या है? तो जल का बहाव है। अब दूसरा चैप्टर आता है गति। दूसरा चैप्टर कौन सा है? गति। इसका पहले परिचय पढ़ते हैं। सामान्य अर्थ में इसका सामान्य अर्थ क्या है? स्थिति में परिवर्तन। किसी वस्तु का समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करना गति कहलाता है। किसी वस्तु का समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करना गति कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए आकाश में उड़ता पंछी, बहता हुआ जल, सड़क, चलती बस आदि। गति के प्रकार। पथ की प्रकृति के आधार पर गति निर्भर करती है। पथ की प्रकृति के आधार पर गति निर्भर करती है। जैसे कि प्रकार में सरल रेखीय गति, और प्रकार क्या हो गया? सरल रेखीय गति। फिर आता है अर्थ में सरल रेखा में गतिकरण है इसका। दौड़ते हुए बालक की गति, कार की सीधी सड़क की गति। फिर आता है घूर्णन गति। वृत्ताकार पथ में घूमती हुई अक्ष में घूर्णन करता पिंड, पंखे की गति, साइकिल के पहिए की गति। फिर आता है दोलन गति। किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष आगे पीछे गति को दोलन गति कहते हैं। दोलन गति क्या है? तो किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष आगे पीछे की गति को दोलन गति कहते हैं। घड़ी के लोलक की गति, सिलाई मशीन की सुई की गति। दोलन गति क्या है? किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष आगे पीछे की गति और घड़ी के लोलक की गति, सिलाई मशीन के सुई की गति को दोलन गति कहते हैं। विमा के आधार पर प्रकार। एक विमेय गति अर्थ है निर्देशक समय के साथ परिवर्तन। एक विमेय गति क्या है? एक निर्देशक समय के साथ परिवर्तन। उदाहरण के लिए सीधी सड़क पे कार की गति को विमेय गति कहेंगे। आलेख ए से निकला और यहाँ तक गया। फिर आता द्विव्यामी गति, दो निर्देशकों के साथ परिवर्तन करना। जैसे प्रक्षेप या वित्त गति सूर्य का चक्कर लगाते हुए ग्रह की गति करता है, इसमें दो विमेय में गति कर रहा है, सही बात है। फिर एक कहता है त्रियामी गति, तीन निर्देशों का समय एक साथ परिवर्तन। जैसे मच्छर, पानी, जल के अणुओं की गति, ये तीन आयाम में एक साथ गति करते हैं। फिर से एक बार, एक आयामी गति क्या है? तो सीधी सड़क पे कार की गति। द्विआयामी गति क्या हो गया? तो प्रक्षेप या वित्त गति या सूर्य के चक्कर लगाते हुए ग्रहों की गति, ये द्विआयामी हो गए। और त्रिआयामी गति क्या हुआ? मच्छर द्वारा, पंछी के द्वारा भी होता है, और जल के अणुओं का गति भी त्रिआयामी गति है। पूछेगा त्रिआयामी गति कौन कौन है? तो मच्छर है, पंछी है, और जल के अणुओं की गति भी त्रिआयामी गति है। फिर आता है गति के महत्वपूर्ण पद। सबसे पहले है दूरी। केवल परिणाम है, दिशा नहीं। दूरी में क्या होता है? केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं। अर्थ क्या है? वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई का कहते हैं। दूरी क्या होती है? तो वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को कहते हैं। अर्थ क्या है? वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई का अर्थ होता है दूरी का। प्रतीक इसका डी है। मात्रक मीटर है। राशि अदिश है। राशि क्या है? अदिश है। मात्रक इसका वैल्यू धनात्मक होता है। सूत्र क्या है? तो पथ की लंबाई। इसका सूत्र क्या होता है दूरी का? पथ की लंबाई। फिर आता है विस्थापन। प्रथम और अंतिम स्थितियों के मध्य की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। प्रथम तथा अंतिम स्थितियों के मध्य की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। इसका प्रतीक x होता है। इसका मात्रक मीटर होता है। इसकी राशि सदिश है। सूत्र होता है प्रारंभिक स्थिति माइनस अंतिम स्थिति। मान होता है घातक, ऋणात्मक तथा शून्य, तीनों से। मान इसका धनात्मक भी, ऋणात्मक भी और शून्य भी हो सकता है। जैसे इस फोटो में समझिएगा। इसका विस्थापन कैसे निकालेंगे? इसका ए से गए तक बी तक, और फिर बी से ए तक वापस आ गए, तो इसका दूरी तो होगा 50 मीटर जाने में, 50 मीटर आने में, 100 मीटर। पर इसका विस्थापन क्या? क्यों गए और वापस आ गए, तो विस्थापन इसका 0 हो गया। अब आ जाइए एक समान और असमान गति का उदाहरण है। एक समान गति समान समय अंतराल में समान दूरी तय। एक समान गति क्या? तो एक समान समय में अंतराल में समान दूरी तय करे उसे एक समान गति कहते हैं। असमान गति समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे उसे असमान गति कहते हैं। समान समय अंतराल में असमान दूरी करे, ठीक है। जैसे इसको कुछ समझ सकते हैं, जैसे कि 0 सेकंड में, पहले यह ग्राफ को देखिएगा, इसको देखिएगा। 0 सेकंड में 0 मीटर गया तो यहाँ पर है। फिर 1 सेकंड में 10 मीटर गया, 1 सेकंड में 10 मीटर। फिर अगला 2 सेकंड में 20 मीटर। फिर अगला 3 सेकंड में 30 मीटर। फिर 40 मीटर और 5वां सेकंड में 5 मीटर। ये कैसा हो गया? एक समान दूरी हो गया, ठीक है।
ये हो गया, इसको हम समझ सकते हैं। फिर आइए जाए चाल। चाल परिवर्तन स्थिति के अनुसार, चाल क्या है, स्थिति क्या है? स्थिति परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। इसका अर्थ क्या है? एकांक समय में तय की गई दूरी को, इसका अर्थ क्या है? एकांक समय में तय की गई दूरी को हम लोग चाल कहते हैं। मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। इसका मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड है। इसका सूत्र क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय। इसका सूत्र क्या है? तो चाल बराबर दूरी बटा समय। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय। मान इसका वैल्यू क्या है? तो इसका धनात्मक भी होता है, इसका राशि अदिश भी होता है और मात्रक भी होता है। फिर आता है वेग। इसमें वेग में क्या है? वेग में चाल प्लस दिशा दोनों होती है। वेग में चाल भी होता है और दिशा भी होता है। एकांक समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन, इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, राशि होता है सदिश, मात्रक होता है v। सूत्र का वेग क्या है? विस्थापन बटा समय। इसका वेग क्या है? सूत्र क्या है? वेग का विस्थापन बटा समय। औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटा समय। औसत वेग बराबर क्या होता है? कुल विस्थापन बटा कुल समय। मान या वैल्यू क्या है? तो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। मान क्या होता है? धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। त्वरण क्या है? तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण क्या है? तो वेग में जो परिवर्तन की दर है उसे त्वरण कहते हैं। इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका प्रतीक होता है ए और राशि होती है हमेशा सदैव सदिश। सूत्र होता है त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल। वेग में कितना परिवर्तन होता है? माइनस भी माइनस माइनस यू, माने अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा बदला हुआ समय अंतराल भी माइनस यू बाय टी। औसत त्वरण बराबर कुल वेग परिवर्तन बटा कुल समय अंतराल। मान कैसे निकालेंगे इसका? तो धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य तीनों हो सकता है त्वरण। हाँ, धनात्मक भी होता है, माइनस में भी जाता है, ऋणात्मक भी होता है जिसे मंदन कहते हैं, और इसका त्वरण शून्य भी होता है। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। ठीक है। फिर आता है उदाहरण। एक कार प्रारंभ में विरामावस्था में है। 20 सेकंड बाद कार की 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल हो जाती है। तब कार के स्वरूप क्या होगा? तो u 0 है, v 60 किलोमीटर प्रति आवर है तथा टाइम अंतराल कितना है? 20 सेकंड है। तो v बराबर 60 गुने इसको किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदले तो 50/3 मीटर प्रति सेकंड आया। अब त्वरण बराबर क्या है? -v-u/t, 5/6 मीटर प्रति सेकंड आ गया त्वरण है, क्योंकि u 0 है तो 50/3 होगा। समय अंतराल कितना है? तो 20 सेकंड, तो 3 से 20 गुना कर दिए तो 50/60 आ गया। फिर आता है गति के समीकरण। सबसे पहले है गति की समीकरण। सरल रेखा में वेग और समय का संबंध कौन दर्शाता है? वेग और, इसको थोड़ा बड़ा करने दिए, इंपॉर्टेंट है। हाँ, गति के समीकरण में सबसे पहले है सरल रेखा का समीकरण। वेग और समय किसका? वेग और समय का संबंध दिखाता है v = u + at। वेग दिखा रहा है वेग और समय का, u और a कट गया तो वेग बराबर समय, और वेग और समय का संबंध दिखा रहा है। स्थिति और समय का संबंध कौन दर्शाता है? स्थिति और समय का s = ut + ½ at²। स्थिति और समय दिखाता है। स्थिति वेग रहेगा तो v = u + at, स्थिति और समय रहेगा तो s = ut + ½ at²। ½ at आ गया स्थिति और समय में। फिर स्थिति और वेग कौन दिखाता है? v² = u² + 2as। स्थिति और वेग कब दिखाएगा? v² = u² + 2as, ये स्थिति और वेग को दर्शाता है। फिर आता है ऊर्ध्वाधर रेखा में। ऊर्ध्वाधर रेखा में v = u + gt, v = u + gt। ऊर्ध्वाधर रेखा में v = u + gt होता है। s = ut + ½ gt² होता है। s = ut + ½ gt² होता है। इसमें स्थिति और समय दर्शाया जाता है, इसमें वेग और समय दर्शाता है। और v² = a² + 2s, इसमें वेग और समय, वेग और स्थिति दर्शाता है ऊर्ध्वाधर रेखा में। अब आ जाइए, यहाँ अगला क्वेश्चन है। हाँ, एक गोली 350 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति हुए कंक्रीट के दीवार में घुसकर विरामावस्था में आने से पूर्व 5 सेंटीमीटर तक चलती है। मंदन ज्ञात कीजिए। v² = u²। देखिए हमको क्या निकालना है? मंदन, मतलब हमको यहाँ पे मंदन, हमको त्वरण निकालना है। तो v² = u² - 2s निकालेंगे, क्योंकि हमको पता है यहाँ पे एक गोली 350 मीटर के वेग से गति करते हुए कंक्रीट की दीवार में घुसकर विरामावस्था आने पर 5 मिनट तक चलती है। तो भी तो हमको पता है कि जब देखिए क्या दीवार में घुस कर विरामावस्था में आ गई, जब घुस कर गया तो v = 0 हो गया, खत्म। u² हमको पता है 350 मीटर प्रति वेग की गति से शुरू हुई, तो u² हमको पता है, और 5 सेंटीमीटर गए हैं तो u² 2as है ना। देखिए a = u²
-2s कर दिए तो 350 गुने 350, 2 गुने 0.5, गोली कितना गया 5 सेंटीमीटर तक गया है। ये 350 मीटर प्रति सेकंड है। तो यहाँ सेंटीमीटर को मीटर में बदले हैं तो यहाँ 0.5 आ गया, 2as आ गया। ठीक है, तो तुम्हारा आ गया 12.25 गुने 10⁵ मीटर प्रति सेकंड। ग्रहों के गति के ग्राफीय निरूपण कैसे करते हैं? गति के ग्राफीय निरूपण, दूरी समय ग्राफ का ढाल चाल है। दूरी और समय का जो ग्राफ का ढाल होगा वो चाल दिखाएगा। जिसमें दूरी और समय का ग्राफ है तो वो चाल को दिखाएगा। विस्थापन और समय है तो वो वेग को दिखाएगा। और वेग और समय का है तो वो त्वरण को। फिर देखिए, दूरी है क्योंकि समय सब में रहेगा, समय का सब में रहेगा ग्राफ में, बस दूरी से याद रखना है चाल। दूरी कहाँ है तो चाल से। विस्थापन में वेग होता है, विस्थापन में वेग होता है, वेग में त्वरण होता है। दूरी में चाल, विस्थापन में वेग, वेग में त्वरण। दूरी में चाल, विस्थापन में वेग और वेग में त्वरण। दूरी में चाल, विस्थापन में वेग, वेग में त्वरण होता है। जैसे ये सबका स्थिति का ग्राफ देखिए, ये है आपका स्थिति विरामावस्था में है क्योंकि यहाँ पे विरामावस्था में है। ये विरामावस्था हो गया। ये एक समान गति से जा रहा है सीधी रेखा में। ये एक समान त्वरित है क्योंकि धीरे धीरे बढ़ रहा है। और ये एक समान मंदन, यहाँ तक गया फिर वापस आ गया तो ये मंदन हो गया। फिर आता है ये किसका था तो ये स्थिति और समय का ग्राफ। स्थिति दिखाएगा तो किस में लेंगे, स्थिति दिखाएगा तो स्थिति और समय का ग्राफ हो गया ये, स्थिति और समय का ग्राफ। अब अगला है वेग और समय का ग्राफ। वेग जब भी रहेगा तो त्वरण हमको देखना है। एक समान गति, एक समान गति नियत से जा रहा है, एक समान त्वरित है, एक समान मंदन गति से गया और असमान त्वरित गति है यह। प्रक्षेप गति, फिर क्या आता है प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति क्या है, ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंके गए पिंड का वक्र पथ में गति परवलय होता है। प्रक्षेप गति क्या है, ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंके गए पिंड का वक्र पथ का गति परवलयकार होता है। ये द्विव्यामी गति है। प्रक्षेप गति कैसा, तो द्विव्यामी गति, द्विव्यामी गति है। प्रक्षेप गति का पथ बहुकेंद्रीय होता है। प्रक्षेप गति का जो पथ होता है वो बहुकेंद्रित होता है। प्रक्षेप गति का पथ बहुकेंद्रीय होता है। उड्डयन काल बराबर क्या होता है, टी इक्वल टू यू साइन थीटा बटा जी, 2u साइन थीटा बाई जी। अधिकतम ऊंचाई बराबर होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। उड्डयन काल बराबर 2u साइन थीटा बाई जी। अधिकतम ऊंचाई बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। और पारस बराबर होता है u स्क्वायर बटा साइन 2 थीटा बटा जी होता है। ये प्रक्षेपण वेग है, ये 45 डिग्री में गया, ये पारस कहलाता है, ये हाइट कहलाता है कि कितना दूर गया। फिर आता है एग्जाम्पल के लिए हवाई जहाज से गिराए गए बम की गति। प्रक्षेप गति में कौन कौन आता है, अगर हमसे पूछेगा प्रक्षेप गति का उदाहरण क्या क्या है तो हवाई जहाज से गिराए गए बम की गति को भी प्रक्षेप गति कहेंगे। बल्ले से मारे गए गेंद की गति भी प्रक्षेप गति होता है। तोप से छोटे गोले की गति भी प्रक्षेप गति है। ईंधन समाप्त होने पर रॉकेट की गति को भी प्रक्षेप गति कहते हैं। हवाई जहाज से गिराए गए बम की गति, बल्ले के मारने पर गेंद की गति, तोप के छोटे गोले की गति और ईंधन समाप्त होने पर रॉकेट की गति, ये सब कैसा है, ये सब प्रक्षेप गति का उदाहरण है। यहाँ देखिए 90 डिग्री पर कोण अधिकतम ऊंचाई पर जाएगा, 45 डिग्री के कोण पर अधिकतम दूरी पे जाएगा और आर मैक्स इक्वल टू 2 इंटू एच मैक्स होता है। आर मैक्स बराबर मैंने रेंज बराबर क्या होता है, 36 दूरी बराबर 2 गुने एच मैक्स जो मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। अब आता है आपका वृत्तीय गति का उदाहरण है। वृत्तीय गति या सर्कुलर मोशन, पिंड द्वारा वृत्ताकार में मार्ग की गति को वृत्तीय गति कहते हैं। पिंड द्वारा वृत्ताकार मार्ग में की गई गति को वृत्ताकार मार्ग गति कहते हैं। एक समान वृत्तीय गति होता है, नियत चाल बटा वेग अनियत होता है। एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है, नियत चाल होता है और वेग अनियत होता है। असमान वृत्तीय गति में चाल और वेग दोनों अनियत होते हैं, चाल और वेग दोनों अनियत होते हैं। उदाहरण के लिए नाभिक में इलेक्ट्रॉनों की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। उदाहरण के लिए वृत्तीय गति का क्या क्या उदाहरण है, नाभिक में इलेक्ट्रॉनों की गति और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, दोनों कैसा है तो वृत्तीय गति का उदाहरण। नाभिक के में इलेक्ट्रॉनों की गति और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, दोनों कैसा है वृत्तीय गति का उदाहरण है। फिर आता है घटके। कोणीय विस्थापन तो कोणीय विस्थापन बराबर होता है थीटा बराबर चाप बटा त्रिज्या, मात्रक होता है रेडियन।
कोणीय विस्थापन बराबर चाप बटा त्रिज्या, मात्रक होता है रेडियन। कोणीय वेग बराबर क्या होता है, लेमडा W/Q/T, मात्रक होता है रेडियन बटा सेकंड, रेडियन बटा सेकंड। रेखीय वेग तथा कोणीय वेग का संबंध cos r 2πr होता है। कोणीय त्वरण बराबर क्या होता है, W/T, मात्रक होता है रेडियन बाई सेकंड स्क्वायर। अभिकेंद्रित त्वरण बराबर होता है E=v²/r। यहाँ पे ए बराबर r cos CO, रेडियन टू संवेद सदैव केंद्र की ओर होता है। अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय त्वरण का तो सदैव केंद्र की ओर होता है। अब आ जाइए तीसरा चैप्टर, बल तथा गति, बल तथा गति के नियम। बल क्या है, अर्थ वस्तु के आकार, दिशा तथा गति में अवस्था में परिवर्तन के लिए आवश्यक बाह्य कारक होते हैं। बल क्या है, वस्तु के आकार, दिशा तथा गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए आवश्यक बाह्य कारक को कहते हैं बल। मात्रक क्या है, एमकेएस इकाई न्यूटन, सीजीएस इकाई डाइन। इसका मात्रक क्या होता है, एमकेएस इकाई का न्यूटन और सीजीएस इकाई का डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। तुरंत बल के बारे क्या क्या पढ़े, बल क्या पढ़े, अर्थ है वस्तु के आकार, दिशा तथा गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए आवश्यक बाह्य कारक को बल कहते हैं। इसका मात्रक होता है एमकेएस इकाई बराबर न्यूटन बटा सीजीएस बराबर डाइन। 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, 10⁵ डाइन। प्रभाव, वस्तु में परिवर्तन तथा परिवर्तन करने का प्रयास। प्रभाव क्या है, वस्तु में परिवर्तन या परिवर्तन करने का प्रयास को हम लोग बल कहते हैं। बल के प्रकार, संपर्क बल, परस्पर समान तथा विपरीत बल आरोपित एक दूसरे को समर्पित है, लंबवत क्रिया बल कहते हैं। बल के प्रकार क्या है, तो संपर्क बल, परस्पर समान तथा विपरीत बल को आरोपित एक दूसरे को संपर्कित होते हैं, लंबवत बल की क्रिया बल होती है। ये हो गया देखिए धक्का देना, ये हो गया धक्का देना, ये हो गया खींचना, ये हो गया मारना। बल के प्रकार, पहला प्रकार क्या है, संपर्क बल, परस्पर समान या विपरीत बल आरोपित होता है, एक दूसरे को समर्पित होते हैं, लंबवत क्रिया का बल है ये। फिर आता है असंपर्क बल, परस्पर असमान परंतु आकर्षण और प्रतिकर्षण बल आरोपित होता है। असंपर्क बल में भी परस्पर असमान होते हैं परंतु आकर्षण और प्रतिकर्षण बल आरोपित अभी भी होता है। एक दूसरे को समकालिक कहते हैं, क्षेत्र बल कहते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, क्या यह असंपर्क बल है। फिर आता है संरक्षित बल, संरक्षित बल और संरक्षित बल पहले देखिए। परिणामी बल शून्य होता है, स्थिति अपरिवर्तित है, A=0। जैसे मान लीजिए 200 न्यूटन से खींच रहा है और ये 200 न्यूटन से खींच रहा है, तो परिणामी बल तो 0 हो जाएगा क्योंकि दोनों खत्म हो गया। वही असंतुलित बल में परिणामी बल अशून्य हो जाता है। जैसे स्थिति में देखिए 200 का 2 आदमी इधर खींच रहा है और 200 न्यूटन का ये इधर खींच रहा है, तो तुम्हारा ये इधर चला जाएगा, तो इसका एक ज़्यादा होगा। फिर आता है न्यूटन के गति का नियम। प्रथम नियम, इसे जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के गति के नियम में प्रथम नियम क्या है, तो जड़त्व का नियम, इसे या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी और वस्तु गति अवस्था में है तो गति अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। उदाहरण के लिए शेल्फ पे किताबें, बर्फ पर एक सिलेबस, पेड़ से गिरते हुए पत्ते, नल द्वारा लुढ़कती हुई गेंद इत्यादि। प्रथम नियम से बल तथा जड़त्व की परिभाषा प्राप्त होती है। प्रथम नियम से ही बल तथा जड़त्व की परिभाषा प्राप्त होती है। फिर आता संबंधित पद, जड़त्व द्रव्यमान के समानुपाती होते हैं। जड़त्व क्या होता है, ये द्रव्यमान के समानुपाती होते हैं। प्रकार में विराम, गति तथा दिशा होती है। अर्थ क्या है, परिवर्तन का विरोध करना, स्थिरता, गोली मारने से कांच में छेद होना। संवेग बराबर क्या, द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल के समानुपाती होता है। मात्रक kg/मीटर प्रति सेकंड है, m बराबर mb। द्वितीय नियम, अब करिए द्वितीय नियम। न्यूटन का द्वितीय नियम क्या है, संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रथम बल तो देख लिए थे ना, एक मिनट, प्रथम बल फिर से एक बार देख लेके चलिए। न्यूटन के गति के नियम में प्रथम नियम क्या, जड़त्व का नियम, जैसे गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। इसमें वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी और वस्तु गति अवस्था में है तो वो गति अवस्था में ही रहेगी जब तक कोई बाह्य बल कार्य ना करे। उदाहरण के लिए शेल्फ की किताबें, बर्फ का टेबल,
पेड़ से गिरते पत्ते, ये सब है। फिर प्रथम नियम के बल तथा जड़त्व की परिभाषा प्राप्त होती है। प्रथम नियम से ही बल तथा जड़त्व की परिभाषा भी प्राप्त होती है। प्रथम नियम से ही बल तथा जड़त्व की परिभाषा भी प्राप्त होती है। संबंधित पद देखिए, जड़त्व द्रव्यमान के समानुपाती होता है। जड़त्व किसके समानुपाती हो? जो जड़त्व है वो द्रव्यमान के समानुपाती है। प्रकार विराम तथा गति तथा दिशा का जड़त्व। जड़ प्रकार कैसे? जैसे विराम का जड़त्व होगा, गति का जड़त्व होगा, या दिशा का जड़त्व होगा। अर्थ परिवर्तन का विरोध या स्थिरता। जड़त्व मतलब क्या होता है? जो परिवर्तन का विरोध करता हो। जड़त्व मतलब क्या होता है? जो परिवर्तन का विरोध करता हो, स्थिरता चाहता हो। गोली मारने से कांच में छेद होना भी जड़त्व का ही कारण है। संवेग क्या होता है? द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल के समानुपाती मात्रक को संवेग कहते हैं। संवेग बराबर क्या है? द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल के समानुपाती को कहते हैं संवेग। मात्रक बराबर केजी मीटर प्रति सेकंड, पी बराबर एमवी होता है। द्वितीय नियम, संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है। संवेग परिवर्तन की जो दर है वो आरोपित बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात F=dp/dt। द्वितीय नियम क्या है? ये संवेग परिवर्तन की दर पे आरोपित बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होगी, अर्थात F/P/T, तो F=md/t, तो F=ma। मैंने फोर्स बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सेलेरेशन। संवेग परिवर्तन की दर पर फोर्स बराबर F/m/a होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। अब यहाँ देखिए, वस्तु में आरोपित बल दिशा तथा त्वरण के गुणनफल के बराबर है। जो वस्तु में जो आरोपित बल कर रहे हैं वो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। द्वितीय नियम से बाह्य बल का व्यंजक प्राप्त होता है। द्वितीय नियम से बाह्य बल का व्यंजक प्राप्त होता है। आवेग बराबर औसत बल तथा समय अंतराल के गुणनफल के बराबर है। आवेग बराबर क्या होता है? औसत बल तथा समय अंतराल के गुणनफल के बराबर होगा आवेग। ठीक है, जैसे एग्जांपल दिया है, 10 केजी की एक वस्तु पर 10 केजी की एक वस्तु पे कार्यत बल के कारण वस्तु का वेग 0 से बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो वस्तु बल का आवेग ज्ञात करें। आवेग बराबर m v माइनस यू। यहाँ पे वस्तु कितना का है? तो 10 ग्राम का है, और भी कितना है? तो 10 मीटर प्रति सेकंड हो गया, v माइनस यू, तो 10 का पावर -2 हो गया, तो 10 का पावर 2 बड़ा 1/10, तो आवेग बराबर 0.1 न्यूटन होगा। आवेग को हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि हाँ, हथौड़े का प्रयोग करना है, कैच लेते हुए खिलाड़ी को पीछे की ओर लेना, ये सब सेकंड नियम से आता है। अब आ जाए तृतीय नियम और सबसे इजी नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। किसी वस्तु का दूसरी वस्तु पर बल लगाने पर दूसरी वस्तु का विपरीत दिशा में बराबर बल लगाना ही किसी वस्तु का दूसरी वस्तु पर बल लगाने पर दूसरी वस्तु के विपरीत दिशा में बल लगाता है, उसे F=F-F2 होता है। रॉकेट प्रक्षेपण, नाव चलाना, गेंद को उछालना, तैरना, बंदूक से गोली छोड़ना आदि क्या है? तो ये सब तृतीय नियम का उदाहरण है। रॉकेट प्रक्षेपण, नाव चलाना, गेंद को उछालना, तैरना, बंदूक की गोली छोड़ना आदि क्या? ये सब तृतीय नियम का है। रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है? बाह्य बल शून्य हो तो संपूर्ण रेखीय संवेग नियत रहता है। बाह्य बल शून्य हो तो संपूर्ण रेखीय संवेग नियत रहता है। बाह्य बल शून्य हो तो संपूर्ण रेखीय संवेग नियत होता है। P बराबर स्थिरांक है। उदाहरण के लिए रॉकेट प्रणोद, नाव से किनारे पर कूदने पर नाव का पीछे हटना, बंदूक की गोली चलाने पर पीछे की ओर झटका लगना। टक्कर से पूर्व, टक्कर के बाद हो जाएगा, टक्कर के बाद फिर अलग। यही संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। m1 m2 प्लस m2 mu2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2, यही संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। पहले ये है, फिर ये टक्कर हुआ, फिर टक्कर के बाद, टक्कर से पूर्व, टक्कर में जुड़ा, फिर टक्कर के बाद अलग हो गया। 10 केजी का एक पिंड है जो 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दाईं ओर जाते समय समान चाल से आते हुए एक अन्य 4 केजी के पिंड से टकराता है, और टक्कर के पश्चात संयुक्त पिंड का वेग और दिशा ज्ञात करें। तो क्या होगा? m बराबर 10 केजी है, m2 बराबर कितना है? 4 केजी है। प्रारंभिक वेग कितना है? 20 मीटर प्रति सेकंड, और u2 कितना है? -20 मीटर प्रति सेकंड है। तो संयुक्त पिंड का द्रव्यमान बराबर m1 प्लस m2 बराबर 14 केजी। तो संवेग संरक्षण के लिए संयुक्त पिंड के लिए m1 u2 प्लस u2 m2 u2 बराबर m1 m2 बाई v। तो यहाँ 10 गुने 20 प्लस 4 गुने -20 बराबर 14 भी, 200 माइनस 80 बराबर 14 भी, तो यहाँ आ जाएगा 120/14 बराबर 8.51 मीटर प्रति सेकंड दाईं ओर जाएगा। फिर आता है घर्षण बल। कौन है?
फ्रैक्शन फोर्स। सामान्य अर्थों में दो वस्तुओं के संपर्क तलों के मध्य स्पर्श रेखीय दिशा में कार्यरत बल होता है। सामान्य अर्थ क्या है घर्षण बल का? दो वस्तुओं के संपर्क तलों के मध्य स्पर्श रेखीय दिशा में कार्यरत बल को हम लोग कहते हैं। सापेक्ष गति का विरोधी बल प्रकृति में ऋणात्मक होता है। घर्षण कैसा है? तो प्रकृति में यह ऋणात्मक है और सापेक्ष गति का विरोधी बल भी है। संपर्क तलों का समानांतर उदाहरण स्क्रैकिंग और चलना। घर्षण बल इधर तो बल इधर लगता है, अभिलंब पूरे भार, तो एफ आर बराबर एफ यू हो गया। घर्षण के प्रकार। सतह में अनियमितता। घर्षण के प्रकार। घर्षण के कारण क्या क्या है? सतह में अनियमितता। दो वस्तुओं के मध्य गति के कारण जब एक सतह दूसरी सतह के संपर्क में आती है तो अनियमितताओं के कारण ये एक दूसरे के अंततः बाधित हो जाती है। सतह में अनियमितता का कारण क्या? घर्षण के कारण सतह की अनियमितता। दो वस्तुओं के मध्य गति के कारण जब एक सतह दूसरी सतह के संपर्क में आती है तो वो अनियमितता के कारण एक दूसरे के अंत में बाधित हो जाती है। आणविक सिद्धांत। सतह पर गति करने तथा आणविक बंधनों को तोड़ने के लिए आवश्यक आकर्षण बल घर्षण बल होता है। सतह पर गति करने तथा आणविक बंधनों को तोड़ने के लिए आवश्यक आकर्षण बल घर्षण बल होता है। फिर आता है घर्षण बल के प्रकार, जैसे सैद्धांतिक घर्षण। सतह तथा वस्तु के मध्य की गति से पूर्व घर्षण कहते हैं। सीमांतर घर्षण। सैद्धांतिक घर्षण का अधिकतम मान जब वस्तु की गति प्रारंभ करने की होती है, एफ बराबर यू एस आर। गतिज घर्षण। फिर से एक बार करते हैं इसको। घर्षण के प्रकार। सैद्धांतिक घर्षण क्या है? सतह तथा वस्तुओं के मध्य की गति से पूर्व के घर्षण को सैद्धांतिक घर्षण। सैद्धांतिक घर्षण क्या है? सतह तथा वस्तु के मध्य गति से पूर्व घर्षण को सैद्धांतिक घर्षण। सीमांतर घर्षण। सैद्धांतिक घर्षण का अधिकतम मान जब वस्तु गति प्रारंभ करने वाली में हो। गतिज घर्षण। गतिज घर्षण के संपर्क तलों के मध्य से उत्पन्न घर्षण को कहते हैं लोटनी घर्षण। जब लोटनी घर्षण वस्तु के लत नल और लुढ़कने के कारण उत्पन्न दुर्बल घर्षण बल को बेरिंग के रूपबंध से गतिज घर्षण को लेटनी घर्षण में बदलना। सर्पी घर्षण वस्तुओं के फिसलने के कारण उत्पन्न घर्षण को सर्पी घर्षण कहते हैं। सर्पी घर्षण क्या है? वस्तु के फिसलने के कारण उत्पन्न घर्षण को सर्पी घर्षण करते हैं। सीमांतर घर्षण। सैद्धांतिक घर्षण, फिर सर्पी घर्षण और सबसे में आता है लोटनी घर्षण। सबसे ज़्यादा किसमें होगा? सीमांतर घर्षण। उससे कम घर्षण होगा लोटनी घर्षण, फिर सर्पी घर्षण, फिर आता है लोटनी घर्षण, सबसे ज़्यादा घर्षण। घर्षण के लाभ और हानियाँ। लाभ क्या? धरातल में चलने हेतु वाहनों की तीव्र गति के लिए विरोध हेतु ब्रेक का उपयोग करता है घर्षण। हैंडल ब्लैक बोर्ड पे लिखने हेतु भी घर्षण चाहिए। हानि क्या क्या है? सापेक्ष गति के विरोध के कारण ऊर्जा का व्यय होता है। मशीनों की दक्षता कम होती है। मशीनों के पुर्जे में घर्षण के कारण ह्रास होता जाना। घर्षण के बढ़ाने तथा कम करने की विधियाँ। घर्षण बढ़ाना कैसे है? पटरियों के पहियों को खांचे बनाना, बर्फ के ढके रास्तों पर रेत का छिड़काव करना, जूतों के तले खुरदरे और कूड़े रबड़ और चमड़े का बनाना। घर्षण हटाना कैसे है? पॉलिश द्वारा खुरदरी सतह पर चिकना बनाना, स्नेहक डालकर दो परतों के मध्य घर्षण कम करना, कम घर्षण गुणांक वाले पदार्थों का उपयोग करके मशीनों में बॉल बेयरिंग का उपयोग करके तरल मशीनों में धारा रेखीय गति करेगी। हाँ, घर्षण घटता कैसे कैसे है? घर्षण को घटाते हैं हम लोग पॉलिश द्वारा खुरदरी सतह को चिकना बनाएंगे तो घर्षण बढ़ेगा, घर्षण घटेगा। स्नेहक डालकर दो परतों के मध्य को घर्षण कम करते हैं, सही बात है। ब्लैक बोर्ड में स्नेहक डालते हैं। कम घर्षण वाले गुणांक वाले पदार्थों का उपयोग करके मशीनों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग करके तरल पदार्थों में धारा रेखीय गति द्वारा भी। अब आता है एक समान वित्तीय गति का बल। एक होता है अभिकेंद्रीय बल, एक होता है अपकेंद्रीय बल। एक समान वित्तीय गति का बल में एक होता है अभिकेंद्रीय बल, एक होता है अपकेंद्रीय बल। चलिए, अभिकेंद्रीय बल क्या है? वृत्त के केंद्र की ओर आरोपित बल को, माने जब वृत्त का जो केंद्र की ओर जो आरोपित बल होता है उसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। अपकेंद्रीय बल क्या है? केंद्र के बाहर की ओर लगने वाले बल को, केंद्र के बाहर की ओर लगने वाले बल को हम लोग अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। केंद्र की ओर अभिकेंद्रीय, केंद्र की ओर लगेगा तो अभि और केंद्र के बाहर लगेगा तो अपकेंद्रीय बल, जैसे इंग्लिश में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिगर देके समझ सकते हैं। जब वृत्त को घुमा रहे हैं तो इसमें फोर्स अंदर की ओर लग रहा है तो F इक्वल टू एम भी स्क्वायर बाई आर, और जब इसको घुमा रहे हैं तो बल बाहर की ओर लग रहा है तो F इक्वल टू एम भी स्क्वायर बटा आर। दोनों में तो फॉर्मूला के भाई। उदाहरण के लिए देखा जाए तो
अभिकेंद्री बल का उदाहरण है वृत्ताकार मोड़ पे कार को मुड़ना, सही बात है। नाभिक की ओर नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन का चलना भी अभिकेंद्री बल है। समतल सड़क पे वित्त गति करती कार भी तुम्हारा एक अभिकेंद्री बल है। अधिकतम भी होने पे रूट रहेगा। कार की गति के लिए सड़क का ढलाव tan थीटा बराबर v²/2g होता है। वही तुम्हारा अपकेंद्री के लिए उदाहरण क्या, दूध से क्रीम निकालने वाली मशीन और वॉशिंग मशीन का डर बहुत पूछता है। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो अपकेंद्री पर। दूध से क्रीम निकालने वाली मशीन किस पे काम करती है, अपकेंद्री पर। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर मारते हैं, किस बल के कारण मारते हैं, अभिकेंद्री बल के कारण। वृत्ताकार मोड़ पे सड़क घूमता है कैसे, तो अभिकेंद्री बल के कारण है। अब आ जाइए कार की गति होगी। अब आ जाइए घूर्णन गति, रोटेशन मोशन परिचय। जब कोई वस्तु इस प्रकार वित्त गति करे कि उसके सभी कण समान वित्त पथ पर चले और निश्चित समय अंतराल में कणों का कोणीय विस्थापन समान हो। फिर से एक बार घूर्णन गति का पढ़ते हैं परिचय। जब कोई वस्तु इस प्रकार वित्त गति करे कि उसके सभी कण समान वित्त पथ पर चले और निश्चित समय अंतराल में कणों को कोणीय विस्थापन समान हो। जैसे बल आघूर्णन, बल व प्रवृत्ति है जिसके कारण वस्तु एक निश्चित अश्व के परित घूमने के प्रयास किया जाता है और यह एक सदिश राशि है। जैसे बल आघूर्णन बराबर बल गुने बल की दिशा में लंबवत दूरी। बल आघूर्णन बराबर क्या होता है, बल गुने बल की दिशा में लंबवत दूरी। मात्रक न्यूटन मीटर होता है, न्यूटन मीटर उसका मात्रक होता है। बल युग्म, वस्तु पर आरोपित दो बराबर परंतु विपरीत दिशाओं में कार्यरत समानांतर बल को बल युग्म कहते हैं। वस्तु पर आरोपित दो बराबर परंतु विपरीत दिशा में कार्यरत बल को बल युग्म कहते हैं। वस्तु पर आरोपित दो बराबर परंतु विपरीत दिशा में कार्यरत समानांतर बल को बल युग्म कहते हैं। बल युग्म का अवगुण बल का मापक गुने समानांतर बलों के बीच की दूरी। बल युग्म आघूर्णन बराबर क्या होता है, बल का मापक गुने समानांतर बलों के बीच की दूरी। अब आ जाइए सरल मशीन परिचय। भार उठाने में कार्यरत उपकरण, भार उठाने में कार्यरत मशीन को सरल मशीन कहते हैं। बल बराबर आघूर्ण सिद्धांत पे कार्यरत, ये बल के आघूर्ण सिद्धांत पे कार्यरत है। सरल मशीन किस पे कार्यरत होते हैं, बल आघूर्ण के सिद्धांत पे। सरल मशीन बल आघूर्ण के सिद्धांत पे कार्यरत होते हैं। इसमें एक आयाम होता है, एक आलंब होता है, एक भार होता है। आयास क्या है, बोझ उठाने वाला बल को आयास कहते हैं। आयास क्या है, तो बोझ उठाने वाला बल को आयास कहते हैं। आलंब क्या है, स्वतंत्र पूर्वक घूर्णन करता वो आलंब है। भार क्या है, उठाया गया भार है। आयास बोझ उठाने के लिए बल, आलंब स्वतंत्र पूर्वक घूर्णन और भार उठाया गया भार को कहते हैं। फिर आता है उत्तोलक परिचय। सीधी टेढ़ी दृढ़ छड़ को उत्तोलक कहते हैं। सिद्धांत P × A बराबर W × B। यांत्रिक लाभ बराबर भार बटा आयास, भार बटा आयास। भार बराबर क्या है, तो आयास भुजा बटा भार बराबर आयास भुजा और आयास बराबर भार भुजा। उत्तोलक के प्रकार, प्रथम वर्ग का उत्तोलक जिसमें आलंब भार और लंबाई के मध्य होता है। इसमें आलंब जो है भार और आयास के बीच में होता है। आलंब क्या है, ये भार और आयास के बीच में है। आयास की भुजा पे भार भुजा से अधिक होती है और भुजा से कम और भुजा के बराबर हो सकती है। यांत्रिक लाभ एक से अधिक, एक से कम और एक के बराबर हो सकता है। जब आलंब हो बीच में तो तीनों स्थिति है, एक से अधिक भी हो सकता है, एक से कम भी हो सकता है, एक के बराबर भी हो सकता है। उदाहरण के लिए कैंची, हथौड़ा, प्लास, नल कटर, ये सब क्या है, तो प्रथम आलंब के उदाहरण है। प्रथम उत्तेलक के उदाहरण जिसमें आलंब बीच में होता है। द्वितीय वर्ग का उत्तेलक जिसमें भार बीच में आ जाएगा। आलंब और भार के बीच में भार होगा। कम आयास से अधिक आयास मध्य में उठा सकते हैं, जिसमें यांत्रिक लाभ हमेशा एक से अधिक होगा। इसमें हमेशा क्या होगा, यांत्रिक लाभ एक से अधिक होगा। जब भार होगा तो एक से अधिक होगा यांत्रिक लाभ। उदाहरण के लिए नौकादंड, नींबू निचोड़ने की मशीन और सिरौता। तृतीय वर्ग का उत्तोलक, इसमें आयास अब बीच में आ जाएगा। ठीक है, यांत्रिक लाभ सदैव एक से कम होता है। उदाहरण के लिए चिमटा, सीढ़ी, हल इत्यादि। अब अगला चैप्टर है कार्य ऊर्जा शक्ति, जो हम अगला वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर इसके PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम जुड़िए, वहाँ मिल जाएगा आपको। धन्यवाद।